हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो करंट सीरीज चल रही है इसमें हम JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स को हम यहाँ पर एनालाइज और सॉल्व कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसमें 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिनमें सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, RCC स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाईवे इंजीनियरिंग शामिल है। आज का ये हमारा पार्ट 6 रहेगा और इस पार्ट 6 में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2013 और 2015 के रिक्रूटमेंट में पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर एनालाइज और सॉल्व करेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स बिल्कुल ईजिली अटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने सबसे पहले जो भी इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा वो आपने कंप्लीट करना है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने कंटिन्यूसली हर दिन आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में MCQ का एक सेशन रखना है। 20 to 30 MCQ आपने डेली इसके सॉल्व करने हैं। जब आप ये ट्रेंड फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप इस इंजीनियरिंग ये जो वाला सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, यानी कि 10 में से 10 आप यकीनन स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप इज। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्लाई थ्योरी, एक ब्लाई की जो थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बॉटम मोस्ट कंटोर होगा, जो सबसे नीचे वाला कंटोर होगा, उसके अलोंग जो है वाटर क्रीप होगा। ठीक है, अब ये जो वाटर क्रीप होगा ये कितनी लेंथ ट्रैवल कर लेगा उसको हम बोलते हैं क्रीप लेंथ। ठीक है, जितने में ये वाटर ट्रैवल करता है, ठीक है, उसको बोला हमने क्रीप लेंथ। अब इस क्रीप इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, लॉस ऑफ हेड हो जाता है इसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं परकोलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका एक और नाम भी है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कभी कभी परकोलेशन कोएफिशिएंट की जगह वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज टर्म्ड एज। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें प्लांट्स की लीव्स में से पानी लॉस होता है। पहला ऑप्शन जो है ये है सरफेस इवापोरेशन। सरफेस इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस इवापोरेशन होता है कि अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है उसमें अगर वाटर लॉस हो रहा है थ्रू इवापोरेशन तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इवापोरेशन। ये तो प्लांट्स के साथ रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट इज वाटर सरफेस इवापोरेशन। वाटर सरफेस इवापोरेशन क्या हुआ कि अर्थ पे, जो अर्थ की सरफेस पे अगर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है तो उसमें कितना, ये हम कह सकते हैं कि जब इवापोरेशन होती है तो इवापोरेशन के कारण लॉसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर सरफेस इवापोरेशन। थर्ड होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में अगर सपोज हमारे पास कोई प्लांट है तो वो पानी कहाँ से लाता है, वो अपने रूट्स की मदद से पानी लेता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका लॉस होता है तो वो रूट्स से नहीं होता है, वो होता है थ्रू इट्स लीव्स। ठीक है, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके कारण वो लॉसेज होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। यही हमारा क्वेश्चन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथ एंट्री द कैनाल रेगुलेटर्स आर अलाइंड टू द वियर एट एन एंगल ऑफ। देखिए, अगर आपके पास एक रिवर जा रहा है, अब अगर आपने इस रिवर का पानी किसी और डायरेक्शन में लेना है तो आप क्या करेंगे, आप इस रिवर के अक्रॉस एक वियर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे आपकी वियर कंस्ट्रक्ट हो गई, अब आप उस पानी को किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। सपोज मान ले कि आपने यहाँ से एक कैनाल निकाल ली। ठीक है, अब कैनाल जैसे आप निकालते हैं तो उसमें आपने कुछ डिवाइसेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, उनमें से एक आता है कैनाल रेगुलेटर। ठीक है, अब पूछा गया है कि अब जो कैनाल रेगुलेटर होता है ये किस डायरेक्शन में या किस एंगल में आप ये इसको रखते हैं वियर के साथ। ठीक है, तो ये जो हम रखते हैं 90 से लेकर 110 तक। ठीक है, 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक इसको रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा 110 डिग्री। देखिए, रेंज आपने याद रखना है 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंटरी प्रोफाइल ऑफ ए डैम इज। जो आपके पास एक डैम होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस में आप क्या देखते हैं कि उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कौन लग रहा है, वाटर प्रेशर कितना है, वर्टिकल में कौन से लग रहे हैं, सारे फोर्सेज को कंसिडर किया जाता है। अब उन फोर्सेज का क्या है, उन फोर्सेज में हमें बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट्री प्रोफाइल हम कंसिडर करते हैं। सबसे ईजी जो रहता है वो रहता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल भी हमारा यही होता है, ये सबसे इजी रहता है एनालाइज करना, इसीलिए हम एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स इंक्रीज। अगर हमारे पास कहीं इरिगेशन चैनल जा रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं प्लस्टरिंग। ठीक है, जब वो जा रहा होता है पानी तो उसमें लॉसेज आ जाते हैं, चाहे वो बेड से लॉसेज हो, साइड से लॉसेज हो,
चाहे वो बेड से लॉसेज हो या साइड से लॉसेज हो, उनमें क्या हो जाता है, लॉसेज आ जाते हैं। ठीक है, अब इस लॉसेज को प्रिवेंट करने हम क्या करते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइनिंग से क्या होता है, प्लास्टर हम प्रोवाइड करते हैं उसके साइड्स को और उसके बेड को। ठीक है, अब उससे क्या होता है, लॉसेज नहीं आते हैं। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि अगर आप लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इरिगेशन चैनल्स में तो उससे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है। नंबर 1 वाटर लॉगिंग, नहीं वाटर लॉगिंग नहीं होगी। सेकंड चैनल क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल गलत। थर्ड कमांड एरिया, बिल्कुल कमांड एरिया इससे इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। अब कमांड एरिया क्या होता है, देखिए जैसे आपने लाइनिंग प्रोवाइड की इस चैनल में, तो क्या हो जाएगा कि जो डिस्चार्ज है उसमें वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे वो ज़्यादा हो जाएगा तो कमांड एरिया होता है कि कितने एरिया पे वो कंट्रोल करेगा या कितने एरिया को इरिगेट करेगा। ठीक है, तो जैसे आपका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कमांड एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट इज रिज कैनाल इज आल्सो नोन एज, रिज कैनाल को हम क्या बोलते हैं। देखिए रिज कैनाल क्या होती है, अगर आपके पास एक एरिया है, आपने उसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है या किसी लाइन ढूंढनी है जिसके अलोंग अगर आप कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कैनाल क्या कर पाए कि वो उस कैनाल के अपने दोनों साइड्स में जो है इरिगेशन कर पाए। ठीक है, यानी कि बीच में से आप एक लाइन निकालेंगे, उसके राइट साइड में भी और उसके लेफ्ट साइड में भी वो ड्रेनेज कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं रिज कैनाल। अब यही पूछा गया है कि रिज कैनाल का दूसरा नाम क्या है, तो वो होता है वाटरशेड कैनाल। ये प्लेन एरियाज में हम जनरली प्रेफर करते हैं ये वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल। नेक्स्ट ईयर द ड्यूटी ऑफ ए क्रॉप इज 432 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक व्हेन द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज 100 डेज। द डेल्टा फॉर द क्रॉप इन सेंटीमीटर विल बी। यहाँ पर ड्यूटी दी गई है आपके पास, बेस पीरियड दिया गया है, डेल्टा पूछा गया है, तो इसमें फॉर्मूला होती है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। ठीक है, अब यहाँ पर 8.64 तो कांस्टेंट ही है, इसको ऐसे ही रहने दें। बी की जगह बेस पीरियड लेंगे 100 अपॉन डी, डी है टोटल ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी कितनी हमारे पास 432, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 2 मीटर्स। यहाँ पर एम मैंने कैपिटल लिखा है, इसके लिए सॉरी, ये स्मॉल है यहाँ पर 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर्स यानी कि हमारे पास आंसर किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू खोसलाज थ्योरी द अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्ट्स फ्रॉम। अब पहले क्वेश्चन में हमने ब्लाइज थ्योरी पढ़ी थी, अब यहाँ पर पूछा गया है कि खोसलाज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब देखिए अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एग्जिट पॉइंट पे ज़्यादा होगा क्रिटिकल ग्रेडियंट से, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा होगा एग्जिट पे क्रिटिकल ग्रेडियंट जो भी है उस वहाँ पर, ठीक है, उससे ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो क्या हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा कि सॉइल पार्टिकल्स पानी के साथ ही चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सॉइल पार्टिकल्स पानी के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे तो उस सेक्शन में क्या हो जाएगा, कैविटीज फॉर्म हो जाएंगी। जैसे ही कैविटीज फॉर्म शुरू होनी हो जाएगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडरमाइनिंग या पाइपिंग। ठीक है, अब यही पूछा गया है कि खोसलाज थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ पर कहा गया है कि अंडरमाइनिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो इसने कहा था खोसलाज थ्योरी ने कि टेल एंड से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इज फॉर इरिगेशन पर्पजेज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी इन द रेंज ऑफ। देखिए अब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कितना होता है पीएच वैल्यू, वो होता है 6 to 8.5 या 6.5 to 8.5। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर इरिगेशन की हम बात करें तो सेम रहता है, क्योंकि जो आपकी क्रॉप है उनमें भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुँचने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या करते हैं कि सेम रेंज रखते हैं, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड था वही हम इरिगेशन में भी रखते हैं, यानी कि 6.5 to 8.5। यहाँ पर 6.5 है नहीं, 6 to 9 ठीक रेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6 to 9। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन। देखिए प्रेसिपिटेशन होता क्या है, जैसे ये हवा में वाटर वेपर जो है कूल डाउन हो जाते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एटसेट्रा। ठीक है, अब उनको मेजर कैसे किया जाता है, अब रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं या स्नो को कैसे मेजर करते हैं। अब कहीं पर एक कंटेनर रखेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे कितनी रेनफॉल हो रही है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर हुई, कितनी इंच हुई या कितने एमएम हुई। ठीक है, जो भी यूनिट होगा मेंशन वो यहाँ पर आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रहेगा ऑप्शन एमएम। अगर ये पूछता है इंच होता ऑप्शन में तो हम इंच प्रेफर करते। ठीक है, या होता सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर में भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ही यूनिट है, एक ही बात है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो होता है उसमें क्या इक्वेशन बनती है। देखिए हाइड्रोलॉजिक साइकिल में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन पी से डिनोट कर रहा है, इवापोरेशन ई से और रन ऑफ आर से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट या इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये आपने कंसिडर करना। इनपुट क्या है, यानी कि क्या आ रहा है, सिंपली प्रेसिपिटेशन आ रही है। ठीक है,
वो एंटर हो रही है अर्थ पे, ठीक है, तो यानी कि P इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट कितना हो रहा है, जितना गिर रहा है, यानी कि सरफेस रन ऑफ यानी कि R, ठीक है, वो हो गया इसके बराबर प्लस, लेकिन कुछ तो लॉस भी हो रहा है ना, यानी कि इवापोरेशन वापस चला जा रहा है, यानी कि P विल बी इक्वल टू R प्लस E। आउट इनपुट जो है वो है P और आउटपुट जो है वो जो वापस जा रहा है वो है R प्लस E, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, P इज इक्वल टू E प्लस R विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप इन द फील्ड इज। जो जब हम कहीं पर क्रॉप लगाते हैं किसी फील्ड में, तो उसमें टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितनी होती है, ठीक है, एंटायर पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज नोन एज। पहली वाटरिंग जो होती है क्रॉप को सो करने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसके बाद वाली वाटरिंग, जो पहली वाटरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, और जो क्रॉप लगाने से पहले ही हम एक वाटरिंग देते हैं उसको हम बोलते हैं पैलियो, ठीक है, PALO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, अब यहां से स्टार्ट होगा 2015 वाली जो सीरीज आई थी, ठीक है, 2015 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड ऑन, सिल्ट इजेक्टर कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने रिवर का पानी किसी और डायरेक्शन में ले जाना है तो आप एक वियर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, उस वियर की कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, आपका पानी डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ की कैनाल में चला जाएगा, जो भी आपकी डायरेक्शन में कैनाल प्रोवाइड की होगी। अब कैनाल जैसे आप लगाते हैं तो उसमें क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उन्हीं में से एक आता है सिल्ट इजेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि सिल्ट इजेक्टर कहाँ पर होता है। सिल्ट इजेक्टर होता है हमेशा कैनाल हेड रेगुलेटर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इमीडिएटली नहीं, थोड़ा सा नीचे चल के आपके सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखिए बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर, यानी कि जैसे ही हेड रेगुलेटर खत्म होगा तो उसी टाइम आपने सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड करना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा फोर्थ ऑप्शन देखिए, एट सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर, यानी कि कैनाल हेड रेगुलेटर के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द डिस्चार्ज कैरीड बाय अ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम इज यूजुअली लेस देन। जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम होता है उसमें डिस्चार्ज कितना रहता है, ठीक है, तो वो रहता है 0.25 क्यूमेक्स। अगर वो कैरी कर रहा है डिस्चार्ज तो उसको हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम बोलेंगे, अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो उसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम कहेंगे हम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 0.25। नेक्स्ट इज एन इरिगेशन आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन इट्स। इरिगेशन आउटलेट को आप प्रोपोर्शनल कब कहेंगे, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इरिगेशन सब्जेक्ट कंप्लीट किया होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन आउटलेट किसको कहते हैं, प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, सेटिंग किसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर कहूँगा इरिगेशन आउटलेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई रिवर जा रहा है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है कोई, अगर आपने उसके बैंक पे खड़े होके, उसकी साइड में खड़े होके एक ओपनिंग निकाल ली, उस रिवर या डिस्ट्रीब्यूटरी के साइड में एक ओपनिंग निकाली और वहाँ से आप अपनी फील्ड चैनल को ले रहे हो, वो जो आपने ओपनिंग वाला पॉइंट वहाँ पर खड़ा किया उसको हम बोलते हैं क्या, आउटलेट, ठीक है, इरिगेशन आउटलेट है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इरिगेशन आउटलेट को आप प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे। अब प्रोपोर्शनल की बात आती है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखिए एक तो पेरेंट चैनल थी जहां से पानी जा रहा था, ठीक है, और दूसरी आपने निकाली फील्ड चैनल, यानी कि ये आउटलेट जहां से आपने निकाला, ठीक है। अगर इनमें रेट ऑफ डिस्चार्ज सेम हो रहा है, यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज कहां पर, पेरेंट चैनल में और आउटलेट में, अगर वो सेम है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। इरिगेशन आउटलेट को आप प्रोपोर्शनल कब कहेंगे, इसको कहा जाता है जब सेटिंग का वैल्यू जो होगा वो होगा आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वायर विद गारंटीड यील्ड ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स इज कॉल्ड। देखिए एक रिजर्वायर जब आप बनाते हैं तो उसमें बोल रहा है कि गारंटीड यील्ड, यानी कि जितना यील्ड जितना आउटपुट की हमेशा आपको देगा ही देगा, गारंटीड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्म यील्ड, ठीक है, फर्म यील्ड या उसको सेफ यील्ड भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज फॉर वियर्स एंड बराज द अप्रोचिंग फ्रॉड्स नंबर यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ। अब फ्रॉड्स नंबर से हम क्या निकालते हैं, फ्रॉड्स नंबर जो होता है इससे हम जो बल्क फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सच एज वेव्स, उनको हम निकालते हैं इससे, ठीक है, उसमें काम आता है हमारे। यहां पर पूछा गया है कि वियर्स और बराज में कितना होना चाहिए, तो 2.5 से नहीं 4.6 से 9 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
वहाँ पर होना चाहिए। अगर वियर्स और बराज की बात करें तो 2.5 से 4.5 तक, सॉरी मुझे कन्फ्यूजन होता है, और 4.5 से 9 तक जो होता है वो डैम्स के लिए होता है। वियर बराज उससे छोटा यूनिट होता है, इसलिए उसका 2.5 से 4.5 तक। अगर डैम्स का पूछता तो वो 4.5 से 9 तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कौन सा वाला जो है या इनमें से कैश क्रॉप नहीं है। नॉट यहाँ पर आप मैंने देख लीजिएगा, नॉट पूछा है। ठीक है, कैश क्रॉप क्या होता है, जिसका प्राइमरी पर्पज होता है कैश कमाना। ठीक है, अब वो खा भी सकते हैं आप, कुछ और भी कर सकते हो उसे, लेकिन प्राइमरी पर्पज उसका होता है कैश कमाना। ठीक है, यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट ए कैश क्रॉप। जूट, जूट एक कैश क्रॉप है। ठीक है, उसका प्राइमरी पर्पज हम किस लिए लगाते हैं, ताकि हम कैश कमा सकें। टी, टी भी सिंपली कैश क्रॉप है, क्योंकि प्राइमरी पर्पज हमारा पैसे कमाना है। राइस, देखिए राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम पैसों के लिए नहीं लगाते, उसको पेट पालने के लिए लगाते हैं। ठीक है, खाने के लिए लगाते हैं। अब बेच सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो सेकेंडरी पर्पज है उसका। ठीक है, इसलिए वो कैश क्रॉप में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइस यहाँ पर आंसर आएगा। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी का दूसरा नाम पूछा गया है, वो होता है फुल सप्लाई कोएफिशिएंट। इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। In Kennedy's theory, the critical velocity ratio under no silting condition is। Kennedy's theory में critical velocity ratio under no silting condition क्या रखा गया है। देखिए क्या रखा गया है, अगर वो हो रखा गया है, अगर वो या क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो इक्वल टू 1 होगा तो वहां पर नो सिल्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 1 के इक्वल है तो नो सिल्टिंग कंडीशन। देखिए अब अगर ये ग्रेटर देन 1 होता या एक से ज़्यादा होता तो क्या होता, तो कवरिंग आ जाती है, यानी कि बेड उसका इरोड हो जाता है। अगर वो लेस देन 1 होता ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो, तो क्या होता, सिल्टिंग आ जाती है, यानी कि सैंड जो है, सैंड सिल्ट जो है वो उसमें जमा हो जाती है बॉटम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज द मॉइस्चर कंटेंट फॉर द क्रॉप एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है क्रॉप का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट समझिए क्या होता है, ये सॉइल में एक ऐसा स्टेट आ जाता है, जो प्लांट वहाँ पर खड़ा है उसमें एक ऐसा स्टेट आ जाता है उसकी सराउंडिंग सॉइल में, जहाँ से वो उसको जितना पानी ज़रूरत होता है वो नहीं निकाल पाता है उस सॉइल में से। ठीक है, उस स्टेज पे हम उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। पूछा गया है कि वहाँ पर कुछ तो पानी प्रेजेंट होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता है उसके लिए। अब जो पानी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्यों हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है अगर आप ओवन ड्राइड सैंपल लेंगे, उसको आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, वो एटमॉस्फेयर से कितना पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो वो हमेशा प्रेजेंट रहता है वहां पर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज द इवोपरेशन लॉसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिजर्वायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्प्रिंकलिंग। जो अगर आप रिजर्वायर बनाते हैं तो उसमें इवोपरेशन लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस करने हैं, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपने सिथाइल अल्कोहल जो होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका स्प्रे करेंगे आप। ठीक है, जैसे आपने इसका स्प्रे किया तो रिजर्वायर के टॉप मोस्ट लेयर पे क्या हो जाता है, टॉप मोस्ट सरफेस क्या बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। उस लेयर के कारण क्या हो जाता है, उस लेयर के कारण इवोपरेशन लॉसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सिथाइल अल्कोहल की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट इज द डेड स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ। जैसे आप रिजर्वायर बनाते हैं तो उसमें एक जोन रहता है डेड स्टोरेज जोन। ठीक है, अब उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला वाटर फॉर द फर्म पावर नहीं, वाटर फॉर वाटर सप्लाईज नहीं, सैंड एंड सिल्ट बिल्कुल। यानी कि डेड स्टोरेज जोन का पर्पज ये होता है कि वो सैंड और सिल्ट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सैंड एंड सिल्ट सही रहेगा। नेक्स्ट इज A geological formation which not only stores water but can yield it in sufficient quantity is known as। देखिए ये आया है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए हम इसको वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा एक्वीफर। एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं वाटर सप्लाई वाले पार्ट में, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए वहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक इरिटेशन। देखिए पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है सिंपली वो पोर्स जो वहां पर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उन पोर्स में क्या होगा, पोर्स में होगा पानी। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि क्या रिलेशनशिप है। देखिए पोरोसिटी क्या होती है, वो होती है यील्ड प्लस रिटेंशन, यानी कि जब आप ग्रेविटी लगाते हैं तो यील्ड यानी कि कितना रिटेन होता है, और यील्ड हो गया कि कितना ग्रेविटी के कारण निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं इनका थोड़ा सा मीनिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोरोसिटी होता है
स्पेसिफिक यील्ड y प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन r। जब ग्रेविटी लगाते हैं तो कितना रिटेन हो रहा है, और जब ग्रेविटी लगा रहे हैं तो उसके कारण कितना निकल रहा है, ठीक है। यानी कि n इज इक्वल टू y प्लस r, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द कैनाल फॉल इन्वॉल्विंग पैराबोलिक ग्लासेस इज कॉल्ड एन। कैनाल फॉल जिसमें पैराबोलिक ग्लासेस बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कैनाल फॉल क्या होता है, कैनाल जा रही है कहीं, उसको ग्रेडियंट चेंज हुआ तो वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि फॉल होगा पानी का तो उसमें ग्लासेस बनता है, तो पैराबोलिक वाला किस में बनता है, तो ये बनता है मोंटेग टाइप फॉल में। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ खोसलाज सेफ एग्जिट ग्रेडियंट फॉर यूजुअल एलुवियल सॉइल रिवर सॉइल ऑफ और कंट्री इज। खोसलाज के अकॉर्डिंग सेफ एग्जिट ग्रेडियंट क्या रखा गया था, तो उसने रखा था वो 1/4 टू 1/6। ये कभी कभी डेसिमल में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू इरिगेशन आउटलेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर डेप्थ इन द चैनल व्हेन इट्स। अब यही मैं बोल रहा था अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें हमने क्या किया था कि जो पेरेंट चैनल जा रही थी या रिवर जा रहा था, उसमें से हमने एक क्या निकाला था, आउटलेट निकाल के फील्ड चैनल निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज रेट है वो दोनों में सेम कब होगी, जब इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तो हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स।